कैसे हैं सभी? खुश मिजाज होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे, योगा कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। वैसे मेडिटेशन की धारणा हमारे पुराणों में काफी पुरानी है, काफी पुरानी, इतनी पुरानी कि मेडिटेशन इज द सोर्स ऑफ अ प्योर एनर्जी। जो एनर्जी अगर आपके अंदर बैठ जाती है तो आप अपने आप को हवा में भी झुला सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। यप, चलिए मेडिटेशन के ऊपर तो हम कभी फिर एक लेक्चर करेंगे। वो हमारा दूसरा चैनल है ना, जहां कहानियां, किस्से, बातें हम करते हैं। चैनल तो यही है, उसका पार्ट है ना। तो किस्से कहानियां हम जरूर करेंगे, उनमें मैं मेडिटेशन के बारे में आपसे जरूर शेयर करूंगी, आपको जरूर बताऊंगी। 7 चक्र, मूल चक्र है ना, और कर्म योगिनी, कंठस्थ, बहुत सारी मतलब काइंड ऑफ वर्ड्स, काइंड ऑफ थिंग्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी की, हमारी भाषा की, मातृभाषा की, ऐसी भाषा जिसने क्रांति के समय में भी भारत को एक करके रखा। हाँ, ये तो आपको पता ही है कि भारत अंग्रेजों के टाइम में अलग अलग प्रांतों में था। हाँ, कुछ चीजों का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, पूरे भारत को एक करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। उन्होंने एक लोगों के अनुसार नहीं किया, सारे राज्यों को एक जगह डाल दिया और उन पर एक व्यक्ति को वॉच करने के लिए बिठा दिया, लाइक प्रधानमंत्री, है ना। तो मेरे पास तो मतलब बहुत सारी खजाना है इन सब बातों का, उन खजाने को मैं बाद में शेयर करती हूँ आपसे। लेकिन अभी आपको मैं रेणु जैन लेके चलती हूँ नॉकआउट एजुकेशन मंच की ओर, जहां हमने अपना शुरू किया हुआ है समास। समास, समस्त पद, सामासिक पद, जिसका अर्थ है संक्षेप या संयोग। मैं रेणु जैन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर, एक ऐसा मंच जो आपको आपकी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने में मदद कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। एंड और समाज के साथ साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप अवश्य कीजिए, सफलता की ओर बढ़िए, कोशिश कीजिए, जो आपने सीखा है, पढ़ा है, जाना है, उसके स्तर पर आप आगे बढ़ पाए, तभी तो थोड़ा थोड़ा श्रेय मुझे जाएगा। अब मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी आपको पढ़ाने की, सरलतम रूप में हिंदी को सिखाने की। जो चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठती हैं उनको मैं आपको समझा पाऊं। तो मैं रेणु जैन आपको ले चलती हूं आगे के लेक्चर पर या आगे की कक्षा पर, है ना। करते हैं, थोड़ा थोड़ा से ही मिलजुल कर करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था समास क्या है, संक्षेप में लिखना। समासिक पद, पूर्व पद, उत्तर पद, यानी कि जो समासिक पद होता है इसमें जो पहला आता है वो पूर्व पद यानी कि पहला पद, और जो दूसरा बाद में आता है वो उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, है ना। अब मैंने इसके 6 भेद भी बताए थे। देखो मैंने 6 भेद लिख के भी रखे हैं, सुंदर सा डायग्राम बनाए, कोशिश की है कि आपको थोड़ा अलग सा टेक्सचर आए मेरी स्टडी में। हाँ, वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करने में ना माहिर हूँ, मेरे स्टूडेंट मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं हिंदी को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाती थी, कोशिश करती थी। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको भी थोड़ा अलग अलग तरीके से टीच करूँ, कुछ नया नया आपको सिखाऊं, कुछ नई नई चीज़ें। इसके लिए मैंने ना एक चीज़ सोची है कि मैं ना एक ऐसा मतलब वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ जिसमें हिंदी की छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों पे ही बात करेंगे, लेकिन समास की वीडियो के बाद, ठीक है ना। पहले समास क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। समास के मैंने आपको बताए 4 भेद। पहला है तत्पुरुष, ठीक है, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है अव्ययी भाव। ये मैंने अपने तरीके से नंबरिंग की है इसकी, अपने तरीके से इनको कॉलम में या यूं कहूं कि भागों में विभाजित किया है, खंड में विभाजित किया है। वैसे इनकी मैंने कोई परमानेंट नंबर नहीं लिखे, कोई सा भी, ये तो अवश्य पहला ही है। अब इनमें से कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि इनके अंदर क्या है, और इनके अंदर की बातों को जानकर हम हमारे जो समस्त पद हैं, समासिक पद है, समास है, उनका विग्रह कैसे करना है, उनको जोड़ना कैसे है, इन सब चीजों के बारे में हम सीख पाए। तो मैंने क्या कहा, समास पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब बिफोर, पहले, और उत्तर पद का मतलब दूसरा पद अर्थात बाद में, ठीक है ना। तो समास सम जमा आस यानी कि छोटी चीज की आस। अब हम इसमें कह रहे हैं पहले भेद को। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको समास के ऊपर पूरा लेक्चर दिया था, पूरा पढ़ाया था। अब क्या कह रहा है विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में।
अभी तत्पुरुष समास क्या कहता है? ऐसा समास जिसमें जो समस्त पद होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिखती हूं महापुरुष, ये है समस्त पद, क्योंकि ये संक्षेप में लिखा हुआ है। अब हमने इसका समास का विग्रह किया, हम यहां डालेंगे महान है जो पुरुष, ठीक है ना, ये दोनों हो गए। अब ये महान जो है ये पूर्व पद यानी कि पहला पद है, और ये जो पुरुष है वो उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है। तो दूसरे पद के कारण तो तत्पुरुष समास में क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरे पद के कारण पहले पद की महत्ता, महत्ता का मतलब महत्व बढ़ जाएगा, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, ध्यान रखना। और यदि अब देखो दूसरा पद, इसमें एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, देश निकाला, तत्पुरुष समास का देश निकाला, ये समस्त पद है अर्थात संक्षेप में है। अब यहां हम इसका विग्रह करते हैं, देश से निकाला, है ना। अब आप कहोगे इसमें दूसरा पद प्रधान क्यों है? ये है पहला पद, मैं नंबर से लिख रही हूं, और ये है दूसरा पद। अब देश निकाला, अब देश से निकाला दिया ना, निकाल दिया गया है। बात कौन सी महत्वपूर्ण है? निकाल देना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। देश से निकालना किसके ऊपर डिपेंड है? निकालने पर डिपेंड है। देश किसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर करता है? निकाला पर निर्भर करता है। निकाल दिया गया है कहां से? देश से। निकाला दे दिया गया है कहां से? देश से। तो महत्वपूर्ण बात तो यही हुई ना, कौन सी? निकाले जाने वाली, और इसके ऊपर डिपेंड करता है देश, इसलिए इसमें कौन सा पद प्रधान हुआ? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान हुआ। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास जो है इसके 6 भेद हैं। अब मैंने आपको वीडियो में आग्रह किया था, आपको बोला था कि आप कारक अवश्य पढ़ें, क्योंकि जो कारक है ना वही हमारी बात पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखा ना आपने किस तरह देश से निकाला है, तो निकालना महत्वपूर्ण हुआ ना, कहां से निकाला? देश से। तो दूसरी बात महत्वपूर्ण हुई ना, दूसरी बात पर पहली बात क्या करती है? डिपेंड करती है, निर्भर करती है ना। खाली देश के होने से क्या होगा? देश के होने से कुछ नहीं होगा, वहां से निकाला गया है, ये बात महत्वपूर्ण है। और जो बात महत्वपूर्ण होती है वो दूसरे पद में जाती है। दूसरा पद कहाँ महत्वपूर्ण होता है? तत्पुरुष समास में होता है, इसलिए इस समस्त पद को हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे, जिसमें कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। चलो, ये तो बात हुई कि तत्पुरुष समास क्या है ना। एक उदाहरण के द्वारा मैंने ये स्पष्ट भी कर दिया। अब कि दोनों पदों में देश जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश नहीं होगा तो निकाला कहां से जाएगा, लेकिन निकाला जाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहां से निकाला दिया? देश से। क्या किया गया? निकाल दिया गया। तो निकालना बात महत्वपूर्ण हुई ना, इसीलिए इसमें दूसरा पद प्रधान है। अब कारक जो तत्पुरुष समास जो है, मैंने आपको कारक पढ़ने के लिए बोला था, आग्रह भी किया था, मैं वापस रिपीट कर रही हूं, मैं भूल गई थी बीच में, मैं वापस रिपीट कर रही हूं। अब कारक के 8 भेद हैं, कर्तानि, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में पर। ये थोड़ा सा मिट गया इरेज करते वक्त, मिटाते वक्त। तो तत्पुरुष समास के भी क्या है? 6 भेद हैं। कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये 6 भेद है। अब इन 6 भेद के अलग अलग विभक्ति चिन्ह है। अब जिसने कारक अच्छे से पढ़ा है ना उसको ध्यान होगा 8 भेदों की विभक्ति चिन्ह कौन कौन से, लेकिन हमने यहाँ 6 ही लिए हैं, ठीक है ना। तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। संबंध का, के की। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में पर, किसी भी वस्तु के ऊपर अधिकार। अब इन्हीं विभक्ति चिन्हों के द्वारा तत्पुरुष समास देखेंगे, गिनेंगे हम। अब
तत्पुरुष समास में जब हम समस्त पद को इकट्ठा करेंगे तो उसमें से क्या है, विभक्ति चिन्ह होगा। कौन से विभक्ति चिन्ह? ये वाले जो विभक्ति चिन्ह है इनका लोप हो जाएगा। लोप का अर्थ क्या हुआ? गायब हो जाएगा जब हम किसी भी समास को समस्त पद में लाएंगे। समस्त पद मतलब सारे पदों को मिला देंगे। उदाहरण के लिए देखिए, स्वर्ग को प्राप्त, जहां भी इस तरह से विभक्ति चिन्ह आ जाए वो तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग को प्राप्त क्या बन जाएगा? स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, अलग रहेगा। अगर इसका आपको कह दिया जाए समास विग्रह करके बताओ, तो समास का विग्रह क्या बनेगा? स्वर्ग को प्राप्त। तो को जो विभक्ति चिन्ह है वो किसका है? कर्म का। तो ये कौन सा भेद हुआ? कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझना अर्थ करना बहुत आसान है। अगर आप उसके 6 भेद और उसके विभक्ति चिन्ह अच्छे से पता है ना, तो आप आराम से तत्पुरुष समास को कर पाओगे। उसका विग्रह भी आराम से कर लोगे और विग्रहित को समस्त पद में भी ले आओगे। अब यहां तो पता है समस्त पद को बनाना है तो इसके विभक्ति चिन्ह का हमें क्या करना होगा? लोप करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ध्यान रहे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और इनके विभक्ति चिन्ह आपको अवश्य याद करने हैं, क्योंकि बिना विभक्ति चिन्ह के तत्पुरुष समास का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हाँ, इसमें दूसरा पद प्रधान है, लेकिन बिना विभक्ति चिन्ह के हम इसको विग्रहित नहीं कर सकेंगे। विग्रह करने के लिए हमें इसके भेदों के और इनकी पहचान करने के लिए इसके भेदों की जानकारी और विभक्ति चिन्ह की जानकारी होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास की। कर्म के बारे में तो जानते हो ना, हमारे द्वारा जो दिनचर्या के कार्य होते हैं वो हमारे कार्य ही क्या होते हैं? हमारे कर्म होते हैं। उन्हीं से हमारे अच्छी और बुरी चीजों की पहचान भी होती है ना, वो हमारे कर्म है। अब कर्म करता कौन है? हम। हमसे क्या होते हैं? कर्म अर्थात कार्य। तो कर्ता ने क्या किया? कर्म को किया। किसके द्वारा? करण के द्वारा। करण क्या है? साधन है। किसके लिए? संप्रदान के लिए। किससे? अपादान से। उसका संबंध किसी से भी हो सकता था और किसी के ऊपर भी वो जा सकते थे। ठीक है, याद रखना। तो कर्म तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्ह को। दूसरा पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास में, लेकिन कैसे? अब जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होगा उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, शरणागत। शरणागत आपसे पूछ लिया जाए ये शरणागत है, इसमें कौन सा समास है? हमें पता लग गया इसमें तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भेद है? हमें इसका विग्रह कर लेना चाहिए, शरण और आगत। अब इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह आएगा? क्योंकि शरण में जा रहा है ना, कौन? शरण की ओर जा रहा है। आगत का मतलब जाना, तो शरण में जा रहा है ना, शरण को प्राप्त कर रहा है। तो करने वाला क्या है? ये हमारा कर्म है। तो कर्ता ने क्या किया? कर्म को किया। कौन सा कर्म? शरण में जाना। तो ये को विभक्ति चिन्ह आ गया। तो ये कौन सा हुआ? कर्म तत्पुरुष समास। कितना आसान तरीका बता दिया मैंने आपको समास करने का। चलिए अभी कर्म तत्पुरुष समास के 2-3 उदाहरण हम और कर लेते हैं। परलोक गमन। परलोक गमन, गमन का मतलब जाना, परलोक का मतलब मृत्यु के बाद। ठीक है, जो लोक है। अब परलोक को अलग कर दो, गमन को अलग कर दो। गमन का मतलब गया, कहाँ गया? परलोक गया। तो परलोक तो उसका जगह है, साधन है। तो गमन का मतलब जा रहा है या पहुंच चुका है। तो ये महत्वपूर्ण हुआ दूसरा पद। क्यों? क्योंकि परलोक तो एक जगह टिका हुआ स्थान है। चलना तो हमें ही है, हम में से किसी एक को जाना ही है, सबको ही जाना है वैसे तो, लेकिन जाना महत्वपूर्ण हुआ ना, यहां जाना महत्वपूर्ण हुआ। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? गमन करना। और गमन कहाँ किया है? परलोक को। तो यहाँ क्या आ जाएगा? को। जाना और पहुंचना क्या जो साधन है, चलना उसका कर्म है, जाना उसका कर्म है, और कहाँ को? परलोक को।
तो यहाँ आ गया को विभक्ति चिन्ह, तो ये कौन सा हुआ? कर्म तत्पुरुष समास। मैं आशा करती हूं कि आपको तत्पुरुष का पहला भेद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे भेद की। दूसरा भेद कौन सा है? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास है, इसका विभक्ति चिन्ह है से। अब बात क्या करता है? कर्ता कौन है? हम क्या करते हैं? कर्म। किस रूप में? कार्य के रूप में। तो कर्ता ने कर्म को किया किसके द्वारा? करण के द्वारा। करण क्या होता है? हमारा साधन। अब जिस समास के पूर्व पद में करण कार्य की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वो क्या कहलाता है? करण तत्पुरुष समास कहलाता है। देखो, भूखमरा, उदाहरण देखो, भूखमरा। अब इसमें भूख को अलग कर लो और मरा को अलग कर लो। अब आप ये सोचो कि इसमें तत्पुरुष समास कैसे आएगा? वो किससे मर रहा है? मरना उसका कर्म हो गया ना, मरना उसका कर्म हो गया। किससे मर रहा है? भूख से। इसके मरने का कारण क्या है? भूख है। कारण क्या है? भूख है। तो मरना उसके लिए मेन कार्य हो गया, तो इसमें दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हुआ, क्योंकि वो मर रहा है। कारण क्या है? भूख। तो किससे मरा? भूख से मरा। तो क्या हो गया? भूख मरा। भूख से मरा, तो भूख से मरना उसका साधन हो गया। साधन इसके लिए क्या है? साधन ही क्या है? कारण है। कारण क्या है? भूख। और क्या कर रहा है? मर रहा है। भूख के कारण मर रहा है। तो कारण आ गया ना। तो कारण आने से क्या हुआ? करण तत्पुरुष समास। अब इसमें दोनों बातें क्लियर हैं कि दूसरा पद तो प्रधान हो ही रहा है, साथ में विभक्ति चिन्ह कौन सा कहां कैसे आ रहा है उसके आधार पर करण तत्पुरुष समास भी बन गया। चलिए, ये तो बात हुई हमारी करण की। अब हम बात करते हैं तीसरे भेद की। तीसरा भेद कौन सा है? संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। संप्रदान विभक्ति चिन्ह के लिए। अब हमें साधन तो मिला है, पर हम कार्य किसी ना किसी के लिए तो करते हैं। हमारे मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपने स्वयं के लिए, या किसी अड़ोसी पड़ोसी के लिए, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं हमारा जो कर्म है, जो हम कार्य करते हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को तो प्रभावित करता ही है। करता कौन है? हम। करने वाले कौन है? हम क्या कर रहे हैं? कार्य। कार्य किस रूप में? कर्म रूप में। जो दिन प्रतिदिन हम कार्य करते हैं वो कर्म होते हैं। कर्म होता है तो उस कर्म को हम करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई साधन तो उसको करने का होता ही है। वो क्या कहलाता है? करण। अब हमने साधन जुटा लिया, कार्य करने लगे, लेकिन वो कार्य हम किसी न किसी के लिए तो कर रहे हैं। जैसे हमारे पापा घर चलाते हैं तो वो हम सबके लिए नौकरी कर रहे हैं, करता है, कर्म अपना निभा रहे हैं नौकरी करके। नौकरी और साधन मिल गया उनको, नौकरी। नौकरी वो किसके लिए कर रहे हैं? संप्रदान। संप्रदान कौन है? उनका परिवार, यानी कि हम लोग। ठीक है, तो ये के लिए उसका विभक्ति चिन्ह है। तो हमारे लिए कर रहे हैं ना, तो ये इसके लिए क्या हुआ? विभक्ति चिन्ह है। चलिए, कुछ उदाहरण के द्वारा हम संप्रदान का करते हैं। अब देखो, तत्पुरुष समास में पूर्व पद के कारण जब विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वो संप्रदान कहलाता है। चलिए, अब मुझे ये बताइए, हस्तलिखित जो समस्त पद है, क्योंकि इसका कोई विग्रह हमने नहीं किया, विग्रह करते तो वो समासिक विग्रह कहलाता, लेकिन ये क्या है? समस्त पद है। अब हस्त और लिखित, इन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। लिखना हमारा क्या हो गया? कर्म। लेकिन हमारा कर्म करने का साधन क्या है? हस्त। हस्त संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द है, और उसका हाथ हम कहते हैं, ये हमारा हस्त है। ठीक है, हाथ तद्भव रूप है। अब लिखा किसके? लिखना हमारा मुख्य कार्य है। ठीक है ना, तो मुख्य कार्य लिख रहे हैं, तो दूसरा पद क्या हुआ? मुख्य हो गया। ठीक है, अब दूसरा पद में कारण कौन बन रहा है लिखने का? हाथ। हाथ के द्वारा लिख रहे हैं ना, हाथ से लिखित, हस्त से लिखित। अब मुझे बताओ, ये कौन सा हुआ समास? हस्त से लिखित। विभक्ति चिन्ह कौन सा है? कोई बता सकता है? कोई बोल सकता है? कमेंट करके जरूर बताना, मैं रुक रही हूं। अब ये आ गया करण, क्योंकि किसका विभक्ति चिन्ह है? करण तत्पुरुष समास का, हस्त से लिखित। अब हम बात करते हैं संप्रदान के कुछ उदाहरणों की।
संप्रदान में मैंने कल एक उदाहरण पढ़ा था, समझाया था आपको वीडियो में, गुरु दक्षिणा, ये था समस्त पद, गुरु के लिए दक्षिणा, ये था विग्रह। तो के लिए साधन जुटाया था ना हमने, किसके लिए? गुरु के लिए। दक्षिणा किसके लिए जुटाई? गुरु के लिए। तो ये क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। समझ में आया? बहुत आसान है तत्पुरुष समास, और इसके तो जो उदाहरण हैं वो तो खुद ही कह देंगे, मैं संप्रदान का हूं जी, मैं अपादान का हूं जी, मैं कर्म में बोल रहा हूं जी, मैं कर्ता में बोल रहा हूं जी। अब हम बात करते हैं और एक दो उदाहरणों की। पाठशाला, पाठशाला। अब पाठ को अलग कर दो, शाला को अलग कर दो। पाठ का तो रोज जो लेसन हम करते हैं, शाला का मतलब हो गया आल्य, आल्य का मतलब हो गया घर, यानी कि पढ़ने के लिए घर। पाठ का मतलब पढ़ाई हो गया, पढ़ने के लिए, रोज का पाठ याद करने के लिए घर। ठीक है, शाला का अर्थ समझ हो गया। तो शाला जाना पड़ेगा क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। तो दूसरा पद क्या हुआ? महत्वपूर्ण हुआ। अब पाठ शाला है, लेकिन किसके लिए है? पढ़ने के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? के लिए। प्रश्न करके देख लो, उत्तर से पता लग जाएगा कि वहां कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है। को, से, के लिए, से का, के। ठीक है, क्लियर हुआ? पाठशाला, पाठ के लिए शाला, शाला किसके लिए होती है? पढ़ने के लिए, पठन के लिए, पाठ पठन के लिए, पठन पाठन के लिए। तो के लिए क्या हो गया? संप्रदान। ये आज मेरे एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा था कि आप समास करवाओगे कि नहीं। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो समझिए, देखिए, जानिए, और कुछ भी समझ नहीं आने पर आपके पास तो हमारा पर्सनल नंबर है जी, फोन कर लेना, हम बता देंगे। और जिनके पास नहीं है जी, वो कमेंट करके बता देना, हम पढ़ेंगे तब उत्तर दे देंगे। लेकिन उत्तर देना, कमेंट करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अब हम बात करते हैं, मेरे को लगता है आपको कर्म, करण, संप्रदान, ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं चौथे की। चौथा कौन सा है? अपादान। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अब बात आ जाती है, कर्ण का विभक्ति चिन्ह भी से है और अपादान का भी से है। ध्यान रखना, जहां साधन की बात आए वहां कर्ण होगा। ठीक है ना? जहां साधन की बात आए वहां कर्ण होगा। ठीक है, अब अपादान क्या कहता है जी? जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह लोप हो जाए वो अपादान कारक है। उदाहरण से समझो, लक्ष्यहीन, विपरीत दिशा में चला जाए जो। लक्ष्य का मतलब क्या हुआ? हमारी मंजिल। हीन का मतलब क्या हुआ? उससे पटरी से उतर जाना, यानी कि लक्ष्य ना होना जिंदगी में क्या कहलाता है? लक्ष्यहीन। ठीक है ना? तो ये क्या कहलाता है? लक्ष्यहीन। अब लक्ष्यहीन में देखो, लक्ष्यहीन में देखो, अब लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा? एक तरीके से साधन होना चाहिए, लेकिन इस साधन की एक मर्यादा तो है ना। पर हमारे लिए लक्ष्य, हम उससे विपर रहे हैं, अर्थात विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो हम उससे क्या हो गए? विमुख हो गए ना, अलग हो गए ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? लक्ष्य से हीन, अर्थात अलग होना। इसका मतलब होगा अलग होना और इसका मतलब होगा साधन। अब इन दोनों के बीच का अंतर अगर समझ जाओगे तो इससे विभक्ति चिन्ह में कौन सा कहां आना है ये भी समझ जाओगे। इसका मतलब है साधन और इसका मतलब है अलग होना, पृथक। पृथक क्या होता है? पृथक। पृथक का अर्थ क्या होता है? अलग होना। तो हम लक्ष्य से क्या हो गए? अलग हो गए ना, इसलिए यहां कौन सा विभक्ति चिन्ह है? अपादान तत्पुरुष समास। क्लियर है ना? आपको समझ में आ गई बच्चे लोग? बात बहुत अच्छे से आई होगी। अपादान का अर्थ क्या हुआ? पृथक होना, अर्थात अलग होना के रूप में, अर्थात किसी भी चीज से विमुख हो जाना, अलग हो जाना, टूट जाना। उदाहरण एक हम और देखते हैं, ऋण मुक्त। ऋण का मतलब क्या होता है? कर्ज, हमें पता है। मुक्त का मतलब क्या होता है? उससे फ्री हो जाना, अर्थात ऋण से फ्री हो जाना, यानी कि हमारे सिर पर कोई प्रकार का कर्जा ना हो। मुक्त होना अर्थात छुटकारा।
अब यहां देखो, इस शब्द के अर्थ से पता लगा लो, ये कौन सी है? अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास। अब मेरे हिसाब से आपको अपादान भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं संबंध की। किसकी बात करते हैं बेटा? संबंध की। संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। संबंध का मतलब क्या हो गया? किसी का भी किसी से रिलेशन बताना। रिलेशन यानी कि मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी बहन है, तू मेरी चाची है, तू मेरा चाचा है, ऐसे। तो ये संबंध तो जिंदगी भर हमारे चलते ही हैं, मरते दम तक खत्म नहीं होते, ये तो ऊपर से ऊपर निकलते ही आते हैं। अगर फैमिली लंबी है तो बहुत सारे, इतनी सी उम्र में हम नाना नानी भी बन जाते हैं, पता है? हो सकता है, मेरे साथ तो है। हाँ, मेरी उम्र का तो मेरा मतलब क्या बोलते हैं, दोइता है। हाँ, मेरी बड़ी बहन है, उनका बेटा है, वो तो मेरी एज का है और मैं उसकी नानी लगती हूँ रिश्ते में। क्या कमाल की बात है ना। अपने आप ये सिंपल सी बात है, बड़े परिवार होते हैं तो रिश्ते भी बहुत दूर तक और लंबे चले जाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं संबंध की। यहाँ साधन से संबंध क्या है आपका, है ना? तो संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के। अब संबंध किस तरह प्रकट होता है? हमारे कार्य को जो हम कर रहे हैं, किसके लिए क्यों कर रहे हैं, उससे उसका संबंध पता लगेगा। वहां पर विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? का, के, की, है ना? अब इसमें देखना, विभक्ति चिन्ह को नहीं है। को किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्म का विभक्ति चिन्ह है। यहां संबंध में का, के, की है, को नहीं है। को किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्म का विभक्ति चिन्ह है। अगर किसी भी समासिक विग्रह में को आता है तो वो किस में जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास में जाएगा प्यारे बच्चों। अब का, के, की आता है तो किस में जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास में जाएगा मेरे बच्चों। समझ में आया कि नहीं? बेटर, आपको समझ में आया होगा। इतना गहराई में जाके समझा रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रही हूँ, तो क्यों नहीं समझ में आएगा? समझाने वाली भी तो इतनी जोरदार है, सच में। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सब में होना चाहिए भाई। जब आप गिरने लगो, हारने लगो, आप सफलता की ओर नहीं हो, कहीं आपकी मंजिलें आपसे छूट जाती हैं, आप थक जाते हो, बस नहीं हो सकता, तब अपने आप को मोटिवेट करो कि देख उसके पास क्या था, क्या है, क्या हो सकता था, मेरे पास आज क्या है और मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं। फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, इस बात को कभी मत भूलिए। और जो इस बात को जानता है, वो जिसने सक्सेस ले ली ना, उससे ज्यादा आगे बढ़ता है। उदाहरण बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, पर हम चलते हैं अपने मुख्य पद की ओर, मुख्य टॉपिक की ओर। और हमारा विषय आज क्या है? समास। समास का कौन सा भेद? पहला, तत्पुरुष, जिसमें कौन सा पद प्रधान है? दूसरा, जिसके भेद कितने हैं? 6, जिसमें से हमने कितने भेदों के बारे में बात कर ली? 4 भेदों के बारे में। और अब हम कौन से भेद की बात कर रहे हैं? 5वें की। 5वां भेद कौन सा है? संबंध, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। थक गए, अब बोलती हूँ वापस। संबंध का तो फिर सही, पूर्व पद में संबंध का विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है, वो संबंध पुरुष होता है, लेकिन हम समझेंगे उदाहरणों के द्वारा। अब संबंध का हम कर रहे हैं राजकुमार। कितनी अच्छी बात है ना, राजकुमार। राजकुमार कौन होता है? राजा का बेटा, अर्थात राजा का कुमार। राजा का कुमार, इसका समासिक विग्रह है। ये कौन सा विग्रह है? समासिक विग्रह है। और ये क्या है? समस्त पद है, अर्थात समास है। अब राजा का कुमार, कुमार किसका है? राजा का। कुमार का मतलब क्या हुआ? पुत्र। किसका? राजा का। तो राजा का पुत्र क्या बन गया? राजकुमार। अब आप कहोगे राजकुमार कैसे बन लिया? तो जिसने संधि करी है, राजा जमा कुमार, ये और ये जा कु, है ना, आकू, क्या बन गया? राजकू। समझ गए? संधि विच्छेद याद रखना, समास में बहुत काम आएंगे, बहुत जगह आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि राजकुमार कैसे बना, तो मैंने आपको बता दिया राजकुमार कैसे बना। तो राजा का पुत्र क्या बना? राजपुत्र। राजा का कुमार क्या बना? राजकुमार। क्लियर हो गया? राजा की पुत्री होती तो राजपुत्री, कुमारी होती तो कुमारी। वैसे पुत्र और कुमार एक ही बात है, ठीक है, ध्यान रखना।
अब एक और, इसमें तो का आया ना, अब हम एक ऐसा उदाहरण करते हैं जिसमें के आए। सोचो किसके पास है कोई उदाहरण? मैं वेट करती हूं 10 सेकंड के लिए। अच्छा, आपको मैं बता देती हूं, हमने जहां राजा का कुमार राजकुमार किया, वहीं राजा की कुमारी राजकुमारी कर दिया, है ना? तो का की आ गया। अब हमें क्या कर, एक और ले लेते हैं, ग्रह की स्वामिनी। क्या बन गया? ग्रह स्वामिनी। मैंने आपको बता दिया विग्रह कैसे करना है, पदों को अलग कर लो और विभक्ति चिन्ह लगाओ, लेकिन प्रश्न का उत्तर किस विभक्ति चिन्ह में आता है उसी के द्वारा। चलो अब एक और कर लेते हैं, पराधीन, पर के अधीन। ये हो गया का की। देखो पराधीन तक हमें पता लग गया ना, तो हमने अभी बात कर ली का के की। अब हम बात करते हैं छठे भेद की। कौन सा है? अधिकरण। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। ठीक है ना? सीधा सीधा कहूं, जहां ये में और पर, एक मिनट में पानी पी लेती हूं। में और पर जो अधिकरण चिन्ह है, इसके कुछ उदाहरण हम कर लेते हैं जिससे आपको समझने में इसको क्या होगी, आसानी होगी। जैसे दानवीर, दान को अलग रख दिया, वीर को अलग रख दिया। उसकी वीरता किस में है? दान में। विभक्ति चिन्ह कौन सा आया? में। तो कौन सा समास हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। समझ में आया? अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, घुड़सवार। घुड़ यानी घोड़ा। अब घुड़ तो वही हुआ ना, सवारी, जो घोड़े की सवारी कर ले। सवारी, सवार, सवारी करने वाला। अब वो सवारी किस पर कर रहा है? घोड़े पर, इसीलिए वो क्या है? घुड़सवार है। किस पर सवारी कर रहा है? घोड़े पर। तो घोड़े पर सवार। ये तो है समस्त पद और ये है समासिक विग्रह। तो किस प्रकार समस्त पद बनेगा? अब इनको समस्त पद बनाना है तो विभक्ति चिन्ह हटा दो। क्या बन गया? समस्त पद बन गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोशिश कर रही हूं। एक और कर लेते हैं, आप बीती। किस पर बीती है? आप पर, यानी खुद पर जो बीती है उसको क्या कहते हैं? आप बीती। प्रश्न का उत्तर आने पर ही हमें विभक्ति चिन्ह का पता लग जाएगा, और जब प्रश्न करने पर जब हमें विभक्ति चिन्ह का पता लग जाता है तो हमें ये भी पता लग जाता है कि उसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म है, करण है, संबंध है, संप्रदान है, अपादान है, और ये में पर इसका विभक्ति चिन्ह है। तो समस्त पद कहाँ होगा और विग्रह कैसे होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया। चलिए एक और कर लेते हैं, आनंद मग्न। इसका विग्रह करते हैं। मग्न को अलग रख देते हैं, आनंद को अलग रख देते हैं। अब वो किस में लीन है? मग्न है, खोया हुआ है आनंद में। आनंद किसी भी प्रकार का हो सकता है। प्रश्न का उत्तर आया में। किस में? आनंद में। तो विभक्ति चिन्ह कौन सा आया? में। तो वो कौन सा हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखा आपने, समास को सीखना, पढ़ना, देखना कितना आसान है। आसान तो बिल्कुल होगा, कोशिश तो कीजिए। आप एक अभ्यास कीजिए, कारक एक बार अवश्य पढ़ लें। और आज जितने भी 2 वीडियोस मैंने आपको बताए हैं, समास क्या है और समास के पहले भेद के बारे में देखिए, जानिए, समझिए, सीखिए। है ना? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। और जो भी बच्चा सफलता की ओर जाना चाहता है, नॉकआउट एजुकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने हिंदी की क्लासेस चला रखी है उसे अवश्य देखिए। और प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि जिनके पास ये पहुंच सके और जिनके पास साधन नहीं है वो उसका लाभ उठा सके। विनती यही है, कोशिश यही है, प्रयास यही है, आपको सरलतम तरीके से हिंदी सिखा सकूं, पढ़ा सकूं। और कहीं भी आप एक हिंदी की वजह से अटक रहे हैं तो चैनल में पढ़कर सीखिए, जानिए, समझिए और आगे बढ़िए। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सफलता के कदमों को चूमें और सफलता हमेशा आपके साथ रहे। इसी के साथ मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन मंच की ओर से प्रयासरत हूँ आपको पढ़ाने, सिखाने, सफलता की ओर ले जाने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का आप लाभ उठा सकें। पहले ही पता लग जाएगा तो अच्छे से पढ़ सीख लोगे ना। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, उत्तर है, जानना है, सीखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको उत्तर अवश्य देंगे।
तब तक के लिए मैं रेणुजन अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। जय जिनेंद्र, जय हिंद।